गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पॉलिटिकल साइंस का थर्ड लेसन नियोजित विकास की राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के साथ ही हमारा देश गरीबी, भुखमरी, बेरोज़गारी में भी जकड़ा हुआ था। देश को इस गरीबी से निकालने के लिए, निर्धनता से निकालने के लिए अच्छी योजनाओं की आवश्यकता थी। इसी को हम नियोजन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले नियोजन का अर्थ जान लेते हैं। नियोजन का अर्थ है कम से कम व्यय द्वारा उपलब्ध साधनों के आधार पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना नियोजन कहलाता है। अब हमारे देश के विभिन्न संविधान निर्माताओं, नेताओं और योजनाकारों ने मिलकर बहुत सारी योजनाओं का निर्माण किया ताकि देश को गरीबी और भुखमरी से बाहर निकाला जाए। इन योजनाओं के बारे में ही हम इस लेसन में पढ़ेंगे। इस लेसन में सबसे पहले हमारा टॉपिक है वाम पंथ और दक्षिण पंथ। भारत में उसमें दो पंथों में विभाजित था, दो वर्गों में विभाजित था, वाम पंथ और दक्षिण पंथ। वाम पंथ से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत मिलता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूहों की वफादारी करते हैं, तारीफ करते हैं, इन तबकों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। यानी वामपंथी क्या थे? सरकार की नीतियों का भी समर्थन करते हैं। और क्यों करते हैं? ताकि गरीब और पिछड़े वर्गों की भलाई हो सके, उनके फ़ायदे के लिए काम किया जा सके। दक्षिण पंथ से उन लोगों की को इंगित किया जाता है जो ये मानते हैं खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति होती है। दक्षिण पंथी थे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को महत्व देते थे, संपत्ति को महत्व देते थे और सरकार के हस्तक्षेप के विरोधी थे। व्यक्ति के कार्यों में सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, वे इस बात के पक्षधर थे। अब आज़ादी के समय भारत में विकास के दो मॉडल अपनाए गए। पहला उदारवादी पूंजीवादी मॉडल था। यूरोप के अधिकतर हिस्सों में, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये मॉडल अपनाया गया। सबसे पहले हम जान लेते हैं पूंजीवाद होता क्या है। पूंजीवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूंजी को विशेष महत्व दिया जाता है, निजी संपत्ति को महत्व दिया जाता है। सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी संपत्ति के बजाय निजी संपत्ति को महत्व दिया जाता है। निजी उद्योग, निजी विद्यालय, इन सभी को महत्व दिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले पूंजीवाद को अपनाया गया था और इसी को की देखरेख में, इसी को देखते हुए अन्य देशों ने भी पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया। उसके बाद है सोवियत संघ था जो उसने समाजवादी मॉडल को अपनाया। समाजवादी मॉडल क्या होता है? जिसमें सार्वजनिक साधनों पर, सरकार के जितने भी संसाधन है, जितनी भी संपत्ति है, उस पर पूरे समाज का अधिकार होता है और ये सरकार के हस्तक्षेप को भी कानूनी मानता है। इसे सोवियत संघ ने अपनाया। सोवियत संघ रूस। अब रूस को सोवियत संघ के नाम से हम क्यों जानते हैं? जो वर्तमान में भी रूस है वो पहला 13 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था। 13 गणराज्य थे जो कभी भी स्वतंत्र हो सकते थे, मतलब 13 देश थे जो कभी भी सोवियत संघ रूस से अलग हो सकते थे, इसलिए इसे सोवियत संघ रूस के नाम से जाना जाता है। वैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जो यूएसए है यह पहले 15 राज्यों से मिलकर बना हुआ था। वर्तमान में इसमें 50 राज्य हैं जिनके अपना अलग अलग संविधान है। वहाँ के राज्यों की भी नागरिकता व्यक्तियों को प्राप्त है, इसलिए इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है योजना आयोग। नाम से पता लग रहा है कि योजनाओं को बनाने के लिए देश में एक योजना आयोग का निर्माण किया गया था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में, योजना आयोग की स्थापना कभी की गई थी? मार्च 1950 में भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए की थी। यानी इसका मतलब क्या है कि मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव से योजना आयोग की स्थापना हुई थी। यह कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। ये एक मेन पॉइंट है। बहुत बार पूछा जाता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई? मार्च 1950 में, मार्च 1950 में। और यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है बल्कि मंत्रिमंडल के द्वारा एक सीधे साधे प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है, यानी एक सलाहकार संस्था है। कई बार ऑप्शन पूछ लेते हैं योजना आयोग संवैधानिक संस्था है, सलाहकार संस्था है या गैर संवैधानिक संस्था है, तो हम बोलेंगे एक सलाहकार संस्था है जिसका निर्माण मंत्रिमंडल के एक सीधे साधे प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। और प्रधानमंत्री होते हैं वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। लेकिन योजना आयोग इतने प्रभावकारी ढंग से कार्य नहीं कर पाया था, इसमें कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता थी। इसलिए जनवरी 2015 में
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनके मंत्रिमंडल ने मिलकर योजना आयोग को नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग वर्तमान में रख दिया गया है। योजना आयोग के प्रयासों के चलते ही 1944 में मुंबई के उद्योगपतियों का एक तबका था, वो इकट्ठा हो गया, एकजुट हुआ और उन्होंने इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव पेश किया। वो चाहते थे कि देश में की जो अर्थव्यवस्था वो योजनाबद्ध तरीके से चले, इसलिए उन्होंने इकट्ठे होकर एक प्रस्ताव सरकार के सम्मुख पेश किया था, जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। ये भी एक मेन पॉइंट है कि बॉम्बे प्लान है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मुंबई के उद्योगपतियों का एक तबका, मतलब एक वर्ग था, जिन्होंने इकट्ठे होकर बॉम्बे प्लान को प्रस्तुत किया था। और कब किया था? 1944 में किया था, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। बॉम्बे प्लान की क्या मंशा थी? बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में कदम उठाए, यानी उद्योगों को सफल बनाने के लिए, उद्योगों का विस्तार करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कदम उठाए। दक्षिणपंथी तथा वामपंथी उस वक्त सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले, क्योंकि देश का हमारा पिछड़ा हुआ था, इसलिए सभी चाहते थे कि देश का विकास है वो योजनाबद्ध तरीके से किया जाए। भारत के आज़ाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आ गया। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, भारत के संविधान का निर्माण हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया और 1950 में ही, मार्च 1950 में ही योजना आयोग है वो अस्तित्व में आ गया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ही योजना आयोग के अध्यक्ष बने। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता अपनाएगा, यह रणनीति कौन तैयार करेगा? योजना आयोग तैयार करेगा। नेक्स्ट है शुरुआती कदम। सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजना का विकल्प अपनाया। सोवियत संघ में उसमें पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया जा रहा था विकास के लिए। पंचवर्षीय योजना यानी 5 वर्ष के लिए जो योजना बनाई जाती है। तो सोवियत संघ, रूस को देखते हुए ही, सोवियत संघ के साथ भारत की मित्रता काफ़ी अच्छी थी, तो उसको देखते हुए भारत ने भी पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया। इसके पीछे एक सीधा साधा विचार था कि भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें अगले 5 सालों के लिए उसकी आमदनी और खर्च करने की योजना होगी। पंचवर्षीय योजनाएं थी जो 5 वर्ष के लिए बनाई जाती थी कि सरकार 5 वर्ष में कितना खर्च करेगी देश के विकास के लिए और कितना सरकार को उससे फ़ायदा होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक 5 साल तक चली थी। 51 में मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई और 1951 में पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना बनी जो 1956 तक चली। इसी कोशिश थी कि देश में गरीबी के मकड़ जाल से निकालने की थी, देश को गरीबी से निकालने की थी। योजना को तैयार करने में जुटे हुए विशेषज्ञों में KN राज थे, यानी इस योजना को तैयार करने वाले योजनाकार कौन थे? KN राज थे। पहली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा जोर है वो कृषि क्षेत्र में ही दिया गया था। कृषि, क्योंकि उस समय भारत में खाद्यान्न की बहुत ज़्यादा समस्या पैदा हो गई थी, इसलिए सबसे ज़्यादा जोर है वो किस पर दिया गया था? कृषि के क्षेत्र पर दिया गया था। इस योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया गया, देश के विकास की बुनियादी चीज़ माना गया। इस योजना में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार किस पे? कि भूमि का सुधार किया जाए, कृषि क्षेत्र में सुधार किया जाए, ताकि खाद्यान्न की समस्या को पूरी तरह से हल किया जा सके। इसी चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। नेक्स्ट है औद्योगिकरण की तेज़ रफ्तार, दूसरी पंचवर्षीय योजना। जैसे हमारी पहली पंचवर्षीय योजना खत्म हुई, दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई और इस योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में हमने खाद्यान्न की समस्या को लगभग हल कर लिया था, इसलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि देश में उद्योगों का विकास किया जाए ताकि देश की अर्थव्यवस्था अच्छी बन सके। PC महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्री और योजनाकारों की एक टोली ने योजना तैयार करी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? PC महालनोबिस थे। ये भी एक मेन पॉइंट है। सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगा दिए। सरकार क्या चाहती थी कि हमारे जो देसी उद्योग हैं, हमारे देश के अंदर जो उद्योग हैं, लघु और कुटीर उद्योग हैं, वो पनपे, इसलिए सरकार ने क्या किया? जो बाहर से आने वाला सामान था उस पर आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दी या फिर भारी शुल्क लगा दिए, भारी टैक्स लगा दिए ताकि कम से कम आयात किया जा सके। संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद मिली। अब सरकार ने जब आयात पर टैक्स लगा दिए तो बाहर से सामान आना
कम हो गया, वस्तुएं आनी कम हो गई, और इससे क्या हुआ, भारत के निजी और सार्वजनिक क्षेत्र हैं दोनों के उद्योगों का काफ़ी विकास हुआ। औद्योगिकरण पर दिए गए जोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम दिया। जैसे ही भारत ने औद्योगिकरण पर जोर दिया तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है काफ़ी सुदृढ़ तरीके से होने लगा। इस तरह हमने आज दो तरह की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ा। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक चली थी, उसका उद्देश्य कृषि का विकास करना था ताकि भारत को कृषि क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका उद्देश्य भारत में उद्योगों का विकास करना था, देसी उद्योगों का, हमारे देश के अंदर जो उद्योग हैं उनका विकास करना था ताकि हम उद्योगों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके और कम से कम आयात करें, निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाएं।